हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रैक्टिस पेपर बिजनेस स्टडीज़ का कर रहे हैं अपने इस चैनल में, इस सीरीज़ में, और जिसके अंदर प्रैक्टिस पेपर थर्ड पर हम आ चुके हैं एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। यानी कि आज के वीडियो को डिस्कस करने के बाद हमारे इस सीरीज़ में 3 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएंगे एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर 4 की तरफ बढ़ जाएंगे। एंड होप सो कि मेरे ये एफर्ट्स जो हैं प्रैक्टिस पेपर 1, 2 एंड 3 एंड आगे भी और प्रैक्टिस पेपर्स आएंगे, आप सभी के लिए हेल्पफुल हैं फॉर द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So as always, we will start with the topics that are going to cover under this video. First one is importance of management. Next is importance of planning. Then importance of organizing. Then concept of decentralization. Then importance of decentralization. Then concept of price mix. Then factors affecting determination of price of a product. Then concept of personal selling and importance of personal selling. तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये जो पार्ट 4 है इसमें ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक होते हैं। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते, 4 होते हैं और 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस भी रहते हैं, तो दैट मीन्स टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में प्रिंटेड 6 मार्क्स वाले। तो इसीलिए इस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे और ना ज़्यादा टॉपिक्स कवर होंगे, बट अगेन ये कहूँगा कि वीडियो में जो भी कवर होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है 31 नंबर क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 4 पॉइंट्स विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे। तो एक काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली उसका एक्सप्लेनेशन हमें पैराग्राफ में नहीं करना है, हमें स्टोरी राइटिंग के तौर पर नहीं करना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द पॉइंट कि ये किस चैप्टर का कौन सा पॉइंट है, एंड उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं लाइक फीचर्स हो सकता है, लाइक उसके मेरिट्स हो सकते हैं या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, देन उसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो कुछ भी है वो एक्चुअली है क्या, उसको पहले हमें पहचानना है, देन उसी को इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में हम यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इसी स्टेटमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में एक पैराग्राफ राइटिंग कर देंगे तो इट कैन नॉट गिव यू अ हैंडसम मार्क। तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए देन यू नीड टू पिक अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर बात हो रही है एंड यू हैव टू यूज़ द हेडिंग्स। और जैसे हमेशा मैं आपको बताता आया हूँ, आज फिर बता देता हूँ एक बार, हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। दिस इज द कॉमन एस्पेक्ट जो कि सीबीएसई के पेपर्स में मार्किंग स्कीम में होता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड वे टू राइट द आंसर, या क्या लिखना है, इन सभी के लिए बनाया है। तो इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको बाय मीन्स ऑफ कि एग्जैक्ट वर्ड्स या कितने ज़्यादा या क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उनसे रिलेटेड बातों को बता दूंगा, उनके रिलेटेड पॉइंट्स बता दूंगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन आप बुक से देख कर लिखिएगा या अपने मेमोरी बेस पर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि आपको डिस्क्राइब करने वो 4 पॉइंट जो क्लैरिफाई करता है इस बात को कि मैनेजमेंट आज दिन पर दिन अपने इंपॉर्टेंस को गेन करते जा रहा है, मतलब आज पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली अगर हम कहें किसी की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो दैट मीन्स उसके कुछ फ़ायदे हैं तभी ना। तो दैट मीन्स बेनिफिट या इंपॉर्टेंस जो है मैनेजमेंट के वो हमें लिखने हैं, और हमने मैनेजमेंट के इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े हैं, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस भी पढ़े हैं। तो अब हमें यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को ही हाईलाइट करना है। तो येस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट टू से दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया स्टार्टिंग में, जो हम उसको एग्री कर रहे हैं इस बात से। फॉर दिस वी नीड टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर एज फॉलोज। तो ये जो बात कही गई है इसको साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। और जैसा आप सबने देखा था क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई भी 4 पॉइंट्स ही आपको जस्टिफिकेशन के लिए देने होंगे, ठीक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 ही देना है, बट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए उससे ज़्यादा पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट हमारे जो ग्रुप गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। देन मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी,
Then management creates a dynamic organization. Then management helps in achieving personal objectives. तो ग्रुप गोल्स के अलावा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के भी डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का हाथ होता है. ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के. बट मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दे करके अननेसेसरी वीडियो को लेंदी नहीं कर सकता. हाँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये बातें बताना ज़रूरी होगा कि यहाँ क्या लिखना ज़्यादा बेटर है, मैं ज़रूर बताऊँगा. बट अगर एकदम नॉर्मल सी बातें हैं तो आई बिलीव कि आप एनसीईआरटी बुक्स या फिर कोई भी साइड बुक्स आप यूज़ अगर करते हैं, देन यू शुड हैव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. या फिर आपने कुछ याद किया होगा या फिर अपने ओन वर्ड्स में उन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हो आप. वॉट एवर इट इज़, आप उसको बुक से या अपने ओन कॉन्सेप्ट्स पर इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए एक्सप्लेन करें. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अल्टरनेट नंबर 1. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वी ऑल नो दैट बेसिक फंक्शन बोलने का मतलब एक ही है कि ये प्लानिंग वो फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट के मतलब बेसिक फंक्शन मतलब जो सबसे पहले आता है, जिसके बेस पर बाकी सारे काम होते हैं. विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, तो स्टेटमेंट यही है कि प्लानिंग एक ऐसा बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाकी अदर फंक्शन जो मैनेजमेंट के होते हैं उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें. तो अब करना क्या है, जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को, गिविंग एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो देखिए यहाँ पर तो ऐसा कर दिया गया है. पहले तो अगर सिर्फ मैं बता दूँ आपको, इतना लिखा तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बस इतना ही, बाय गिविंग 4 पॉइंट्स, बस इतना ही बोल देते हैं तो भी हम समझ जाते हैं कि प्लानिंग के बारे में बोला कि ये बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिससे बाकी सबको हेल्प मिलता है. तो दैट मीन्स हमें इंपॉर्टेंस ही बताना है. बट आप देख सकते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज में साफ साफ मेंशन कर ही दिया है कि इंपॉर्टेंस हमें बताने हैं प्लानिंग के. दैट मीन्स क्लियर है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन करने हैं आपको. चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो जस्ट वही स्टेटमेंट कॉपी करके हमने एग्री किया, एक्सेप्ट किया और अब बता रहे हैं कि क्यों ऐसा है. तो डेफिनेटली हम इसके इंपॉर्टेंस को ही डिस्कस करेंगे. तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes standards for controlling. देखिए प्लानिंग में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो पॉइंट्स ऐसे नहीं हैं जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि प्रोवाइड करता है डायरेक्शन फॉर द अदर फंक्शंस. तो इसलिए हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही बताने थे. मैंने पहले ही कहा किसी भी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना हो, 3 नंबर का हो, 4 या 6 नंबर का, आप ये ना सोचें कि आपको एक पैराग्राफ लिखकर एक्सप्लेन करना है. आपको पिक करना है कि आपके किस चैप्टर का कौन सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और उससे रिलेटेड फीचर्स या इंपॉर्टेंस या लिमिटेशन जो उसके लिए ज़रूरी है वो आपको एक्सप्लेन करना है. देन ओनली यू कैन अचीव हैंडसम मार्क. तो अगर हमने कहा 4 रीजंस देने थे, तो मान लो आपने 1, 2, 3 ये 4 हेडिंग्स आपने यूज़ किए. अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिया, टाइम कम था या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हाफ मार्क्स फॉर ईच, यानी 2 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे. 6 में से 2 आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड रेस्ट 4 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन. और वो एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, तो एक एक नंबर आपको मिलेंगे हर एक हेडिंग के एक्सप्लेनेशन में. मतलब अगर 4 पॉइंट्स किसी के लिए पूछ रहे हैं फॉर 6 मार्क्स, तो दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट में कितना हो जाएगा, 1.5. और उस 1.5 में हेडिंग्स को मिलेंगे हाफ मार्क्स और एक्सप्लेनेशन को मिलेंगे 1 मार्क. ये आपके दिमाग में बातें सारी होनी चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल्टरनेट नंबर 2. Organization is the harmonious adjustment of specialized parts for the accomplishment of some common purpose or purposes. Again एक स्टेटमेंट है हमारे चैप्टर्स में से. In the light of this statement, explain any 4 points of importance of organizing. तो देखिए साफ साफ यहाँ भी जस्टिफाई कर दिया है कि इस बातों को जस्टिफाई करने के लिए क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है. किसे, 4 पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को हमें एक्सप्लेन करना है, कोई 4 पॉइंट्स. तो लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. Organization is considered as the harmonious adjustment of specialized parts for the accomplishment of some common purpose or purposes because of the following reason. ये एक स्टार्टिंग करने का तरीका है, स्ट्रेट अवे आप इंपॉर्टेंस लिख के शुरू हो जाएं, ये जरूरी नहीं है. आप पहले एक बेस बनाइए, बैकग्राउंड बनाइए, कैसे आपको स्टार्ट करना है या क्यों हम इंपॉर्टेंस को लिखेंगे, वो एक स्टेटमेंट लिखकर देन आप स्टार्ट करें. तो उस इंपॉर्टेंस के या वो रीजंस हैं आपके, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स होते हैं. देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहता है.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, अडेप्टेशन टू चेंज होगा एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो अगेन ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और हमें यही काम करना है कि इनमें से 4, क्योंकि रीजंस पूछे थे तो 4 लिखने हैं और चारों का हेडिंग लिखकर हाफ ऑफ मार्क्स की सिक्योरिटी, देन उसके बाद उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि 6 नंबर के हकदार। और एक बात आपको जरूर बोलूँगा, अगर आपसे क्वेश्चन में साफ साफ लिख कर दिया 4 पॉइंट्स, तो आपको समझ लेना है कि आपको 1 2 3 4 ही लिखने, 5वां नहीं लिखना है, मतलब नहीं लिखना। अगर आप 5वां लिख भी देते हैं तो एग्जामिनर उसको चेक नहीं करेगा, तो दैट ऑलवेज लॉसेस टाइम फॉर यू, इसलिए कभी इस तरह का काम ना करें। और अगर क्वेश्चंस में बोला है कि एक्सप्लेन करें विद सुटेबल रीजंस, मतलब कितने पॉइंट्स लिखने वो नहीं जस्टिफाई किया है, लेकिन हम जानते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड यही करना चाहूँगा कि 6 नंबर का है और कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए नहीं बताए गए हैं, तो इंटू 1 मानकर उसको कर लीजिए, मतलब 6 पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंस के जरूर लिखिए। ठीक है, तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो बताएंगे या तो नहीं बताएंगे। बताएंगे तो जितना बोला उतना ही लिखिए, नहीं बताया तो जितने मार्क्स का उतने ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करिए। लाइक अगर 3 मार्क्स का होता तो मैं कहता 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना। नेक्स्ट 33rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा केस स्टडी क्वेश्चन है, तो इससे पहले कि हम ये पूरा पैसेज पढ़े या केस पढ़ें, हम पहले पढ़ेंगे इनकी रिक्वायरमेंट, सो दैट हमारा फोकस बन सके हमें क्या पढ़ना है क्या समझना है। देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वॉज एबल टू स्टेयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट। तो समीर गुप्ता ने वो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जिसकी वजह से वो अपने कंपनी को ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुँचा पाया है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, अगर पहला आपने सही पिक कर लिया तो उसके कॉन्सेप्ट उसके इंपॉर्टेंस भी यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। अब 6 में से अगर ये 5 पॉइंट्स यहाँ बोले तो दैट मीन्स ये 5 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला पॉइंट गलत होगा तो आपका ये मामला सही हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपने ये गलत रिकॉग्नाइज किया तो आप इंपॉर्टेंस भी गलत ही लिखेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है बहुत ध्यान से पढ़कर समझना कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। सुनाओ, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। Samir Gupta started a telecommunication company, Donaira Limited, to manufacture economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. देखिए आपको बताना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट्स का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। लाइक ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट के 5 में से कोई एक फंक्शन की बात हो रही हो, या किसी एलिमेंट की बात हो रही हो, या किसी फैक्टर्स की बात चल रही हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट पहचानना मतलब अपने आप में एक ईजी काम तो नहीं है। तो सजेस्ट करूँगा कि आप जब पैराग्राफ पढ़ें तो ज़रूरी बातों को हाईलाइट करते रहें ताकि आपको सोचने में दोबारा हेल्प मिल सके। तो हमारे इस पहले पैराग्राफ में कोई खास बात तो नज़र नहीं आ रही है, इतना समझ में आया कि उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है मोबाइल फ़ोन जो इकोनॉमिकल है, सस्ता है, और इंडियन रूरल मार्केट में 15 एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर, शुरुआत के समय में बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। एज द प्रोडक्ट वर गुड एंड मार्केटेड वेल, द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट वेंट अप। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉयज़। तो देखिए यहाँ बोला गया कि प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए और पूरा करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को उन्होंने डिसाइड किया कि रिक्रूट करेंगे और भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ को। Samir Gupta, who was earlier taking all the decisions for the company, had to selectively disperse the authority। देखिए यहाँ पर एक बात आ गई कि समीर गुप्ता जो कि सारे डिसीजन लेता था पहले, अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर द कंपनी, हैड टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। सेलेक्टेड लोगों को डिस्पर्स करना पड़ रहा है या पड़ेगा उसको, अपने अथॉरिटीज़ को। यहीं से आपको बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। अथॉरिटी को डिस्पर्स करना मतलब बांटना, तो वो 2 ही चीज़ों के लिए हो सकता है, डेलीगेशन या तो डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डेलीगेशन लिमिटेड मैनर में होता है, डिसेंट्रलाइज एकदम से वास्ट वे में होता है ना। तो यहाँ बोल ही दिया सेलेक्टेड लोगों को डिस्पर्स करेगा वो, तो दैट मीन्स आपको इशारा किया जा सकता है क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं। देन ही बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर देयर डिसीजन। तो देखिए यहाँ पर आपको आते ही हो सकता है कुछ और लग रहा हो, लेकिन जो अब हम लाइन पढ़ रहे हैं इस लाइन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, एकदम क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए क्या बोला है कि वो बिलीव करता है कि सबऑर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, और एज्यूम कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। तो जब सबऑर्डिनेट्स का कॉम्पिटेंसी या फिर उनके स्किल्स या उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाता है तो उसमें कभी भी आप डिसेंट्रलाइजेशन यकीनन रख सकते हैं।
तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है. This paid off and the company was not only able to increase the production but also expanded its products range. तो इस वजह से जो कंपनी है उन्होंने ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन बढ़ाया बल्कि अपने प्रोडक्ट्स का रेंज भी बढ़ाया. तो देख सकते हो आप, इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे एक केस को. तो कॉन्सेप्ट हमने पहचाना, यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं आया बल्कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आने वाला डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट सामने आया है. सो आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. डिसेंट्रलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय हिम. पहले डेलीगेशन हो सकता है आपको लग रहा होगा क्योंकि डिस्पर्स करने की बात आई थी, बट जहां बोला गया सबऑर्डिनेट्स पर ट्रस्ट की बात आ गई, उनकी कैपेबिलिटीज को बिलीव करने की बात आ गई, तो दैट ऑलवेज शोज द डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, ये की कॉन्सेप्ट है, की वर्डिंग्स है उसके लिए. नाउ इंपॉर्टेंस भी पूछा गया था. Relief to the top management, initiative among the subordinates, managerial talent for the future, growth, decision making, control. तो अगेन ये कुछ पॉइंट्स हैं विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड ओनली हेडिंग्स नहीं लिखने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है. ठीक है, मैं ऑलवेज कहता हूँ बच्चों से 3 नंबर हो 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन हो, यूज द हेडिंग एज वेल एज एक्सप्लेनेशन. ठीक है, स्टेट भी लिखा हो, इवन एक्सप्लेन ना भी लिखा हो, स्टेट भी बोला हो, अगर स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, तो भी आप समझ लो कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है, अदरवाइज आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना. हेडिंग्स पे तो हाफ मार्क्स होते हैं ओनली. नाउ 34th क्वेश्चन का पहला अल्टरनेट, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच अफेक्ट्स द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म. एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग दिस एलिमेंट. तो ये है आपका प्राइस. मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट जिसमें ये बातें लागू होती हैं कि विच हेल्प टू विच अफेक्ट्स द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म. आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट से डायरेक्टली को रिलेट करता है. ठीक है, तो प्राइस मिक्स है यहाँ पर सही जवाब. और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हैं वो हैं कुछ प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, देन मार्केटिंग मेथड यूज्ड, देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आप अपने प्राइस और प्रोडक्ट रखने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, जैसे कि ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर्स, लीडरशिप, देन सर्वाइविंग इन कम्पिटिटिव मार्केट, देन अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन में. ठीक है, यही आपको एक्सप्लेन करने होंगे विद सुटेबल पॉइंट्स यानी हेडिंग्स. देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल ऑफ मार्केटिंग मिक्स which plays a persuasive service and informative role and thereby links a business firms to its customers. तो अगेन ये कॉन्सेप्ट है, पहचानना है आपको. ऑल्सो एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 4 रीजन हाउ दिस टूल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ बिजनेसमैन. ठीक है, तो ये एक टूल है जो पहचानना है मार्केटिंग के चैप्टर का. तो इतना तो रिकॉग्निशन हो गया कि चैप्टर कौन सा है. तो ये है आपका पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. कई बार आप सभी देखते होंगे मार्केट प्लेस पर, क्राउडेड प्लेस पर, आप जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन वगैरह पर कोई पर्सन कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है अनाउंसमेंट कर करके, और लोग उसके आसपास घेरे रहते हैं, देख रहे होते हैं, और वो उसका डेमो एक तरह से दे रहा होता है. वो भी एक पर्सनल सेलिंग है. या कई बार हम देखते हैं अपने हमारे डोर टू डोर लोग आते हैं, सेल्समैन आते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, उसके यूज़ बताते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, उसमें क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है यूज़ करने से, वो सब कुछ आपको समझाते हैं, प्रोसेस बताते हैं यूज़ करने का. तो उस तरह क्या होता है, हम कंज्यूमर्स को उस चीज़ के रिक्वायरमेंट को साबित कराते हैं, उसकी यूटिलिटी बताते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस तरह वो सेल बढ़ाते हैं अपना. ठीक है, companies appoints salespersons to contact prospective buyers and create awareness about the product and develop product preferences with the aim of making sales. तो ये है आपका कॉन्सेप्ट पर्सनल सेलिंग. नाउ जैसा कहा था इंपॉर्टेंस बताने हैं पर्सनल सेलिंग के, तो उनमें पर्सनल सेलिंग इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स. तो सबसे पहली बात कि पर्सनल सेलिंग आपका एक इफेक्टिव टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स है. तो उसके लिए हमें जानना होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टू द बिजनेस, जो कि कुछ इन फैक्टर से आते हैं. पहला आता है आपका फ्लैक्सिबल टूल. It is a personal in nature and offers the salesperson an advantage of adjusting as per the need of customers. Then link with customer. There is a direct link or contact between the salesman and the prospects yani customers, which reduces the chance of diffusion and distortion in the desired message. Then feedback. Instantly आपको feedback मिल जाता है ऐसे केस में.
It enables the business to obtain the feedback from the customers and accordingly prepare the strategies for the future. Then, role in introduction stage. It is an effective tool to launch a product in the introductory stage of a product life cycle. सो ये था आज का वीडियो जिसमें कि आज हमने प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 का आखिरी पार्ट का ख़त्म किया है, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 34 नंबर क्वेश्चन तक के सारे एक्सप्लेनेशन थे एंड उसके सजेस्टेड आंसर्स थे और उस आंसर को लिखने का तरीका था। तो होप सो कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।